हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 17 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल्स समझाई गई है। आज बहुत सारे रिवीजन पॉइंट लिए गए हैं, तो एंड तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अब धीरे धीरे कंटेंट और बढ़ाया जा रहा है, तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए और एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने रिवीजन वाले सेगमेंट से। तो कल का रिवीजन करेंगे। मनरेगा का नाम बदल करके देखिए बापू योजना करने की बात की गई थी, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। कल इस पर मैं डिटेल क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आपके लिए। कल रात को मैंने इस पर आपको भी वीडियो दी थी। इसका नाम अब विकसित भारत जी राम जी, यानी कि गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रामीण। तो ये जी राम जी योजना है और इसका नाम अब कर दिया गया है। ये बिल का नाम होगा वीबी जी राम जी बिल। तो इसको कल डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये पहले कुछ अफवाहें उड़ी थी कि बापू जी बापू योजना किया जाएगा, तो क्वेश्चन ले लिया गया, लेकिन अब बाद में पता चला कि नहीं, इस नाम से नहीं आया बिल, बिल आया बीबी जी राम जी नाम से बिल। ठीक है, चलिए 11,718 करोड़ जनगणना के लिए बजट रखा गया है और 2027 में जनगणना ये कंप्लीट होगी। देश का पहला एनर्जी म्यूजियम ये बनाया जाएगा पटना में और गीता, महाभारत और संस्कृत भाषा पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी। अमेरिका अपने राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी किया है, एनएसएस जारी किया है। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का है, ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल बन गया है। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 बना है। और वहीं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ICC की ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भारत की तरफ से विराट कोहली का नाम भेजा गया है नॉमिनेशन में। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब इंडिया ने जीत लिया है हांगकांग को हरा करके। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। अब हम लोग आज की करंट अफेयर पढ़ेंगे, लेकिन इसकी क्विज PDF MJT ऐप पर दी गई है, वहां से जाकर के इसको सॉल्व कर लेना। PDF आपको रात को 9 बजे दे दी जाती है टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल से रात को 9 बजे आप डाउनलोड कर लिया करो PDF। ठीक है, डिटेल वाली। पहला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारत का 96वां रामसर वेटलैंड किसे घोषित किया गया? कल मैंने आपको बताया था कि टोटल संख्या हो गई है 96, लेकिन 96 कौन सा बना है ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि जो कोपरा जलाशय है वो 95वां बना है। तो ये 96वां बना है कौन सा? ये बना है सिलीसेड झील। सिलीसेड झील ये कहाँ पड़ता है? तो आप देखिए, सिलीसेड झील जो है ये अलवर में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ये भारत का 96वां रामसर साइट हो गया है। तो 96वां रामसर साइट में, यानी 96 रामसर साइट भारत के हो गए हैं। कल मैंने बताया था, जो उसको क्विकली रिवाइज कराऊंगा एक बार फिर से। 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर जो कि ईरान में है, वहाँ पर वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। और रामसर साइट करने की डिसाइड किया गया वहीं से कि दुनिया भर के जो वेटलैंड्स होंगे, जो आर्द्र भूमियाँ होंगी, उनको संरक्षित किया जाएगा। तो उसी साइट में घुसना शुरू हो गए, सभी लिस्ट में आना शुरू हो गए। भारत की पहली साइट बनी थी चिल्का झील, जो रामसर साइट में ऐड हुई थी। ये रिवाइज कर लिए। अब आओ इस पर। अलवर राजस्थान में है भारत का 96वां रामसर स्थल सिलीसेड झील, ये याद रखना। इसका निर्माण 1845 में महाराजा विनय सिंह ने किया था अपनी पत्नी शीला के लिए, और इस झील का निर्माण कराया था, तब से ये झील है वो। सरिस्का टाइगर रिजर्व का प्रवेश द्वार है। पक्षियों में पक्षी हो, पशु हो, उनके लिए यहाँ पर पानी का स्रोत का भी काम करता है। राजस्थान देखोगे तो राजस्थान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भजन लाल शर्मा यहाँ पर बीजेपी पार्टी से CM है। गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। और 41 जिले हैं, 200 विधानसभा में सीटें हैं, 25 लोकसभा में, राज्यसभा में 10 सीट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर झीलों की बात करें तो पुष्कर, राजसमंद, सांभर, पिछोला, फतेह सागर, ये तमाम झीलें हैं। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव घाना पक्षी विहार यहीं पर है। घूमर, पानिहारी, कालबेलिया, गोगा नृत्य ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। पूछा जाता है। जयपुर यहाँ की राजधानी है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पिंक सिटी ऑफ इंडिया, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रुकफील्ड एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बन गया है। ये संयंत्र बन गया है, ये भारत के किस शहर में बनेगा? तो ब्रुकफील्ड एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बन रहा है, ये मुंबई में बन रहा है, मुंबई के पवई इलाके में। ठीक है, मुंबई से जो लोग होंगे महाराष्ट्र को जानते होंगे, पवई इलाके को जरूर जानते होंगे। तो मुंबई के पवई में ये बन रहा है,
ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट। ये एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनने जा रहा है। लगभग 9,000 करोड़ का, लगभग 1 बिलियन डॉलर कर दें अगर डॉलर में अगर कहें तो, इसमें इन्वेस्टमेंट होगा ये। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एनालिटिक्स सेवाएं देना, ये सब इसका काम होगा गूगल इस कैपेबिलिटी सेंटर में। 30,000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा करने की उम्मीद है 2029 तक, ये सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ है। अब चूंकि ये महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र को आप जान लो, महाराष्ट्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पर गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटक से और गोवा से अपना बॉर्डर लगाता है। मुंबई और नागपुर इसकी राजधानी होती है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर बीजेपी पार्टी से सीएम है। गवर्नर यहाँ पर आचार्य देवव्रत हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है क्योंकि ये गुजरात के भी गवर्नर हैं। यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन जी गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में वो प्रमोट हो गए हैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 36 जिले हैं, विधानसभा में 288 सीट, 48 यहाँ से लोकसभा में और 19 सीट जाती है राज्यसभा में महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की लोनार झील के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। ये झील है जो रंग इसका गुलाबी हो जाता है कभी कभी। ये गुलाबी रंग शैवालों की उपस्थिति के कारण होता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। और ये उल्का पिंड के गिरने से झील बना था लोनार झील। उपवन, शिवसागर, विहार, वेन्ना ये प्रमुख और झीलें हैं। तडोबा नेशनल पार्क, चंदौड़ी और भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य है। दर्रे में भोर, थाल, अम्बा घाट है। ठीक है, और लावड़ी, पोबड़ा, कोली, ये डांडिया वगैरह ये सब यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। अच्छा, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की अपनी ई बुक आ चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है फटाफट से लीजिए, इसमें कोई ऑफर नहीं आने वाला है, तो कोई ऑफर का इंतजार करने का कोई फायदा है नहीं। ये 99 में ही मिलेगी और इस ई बुक को आप 5000 प्लस प्रश्नों के साथ प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट होता है, साल भर का सारा कंटेंट इसमें रहता है, सब कुछ चैप्टर वाइज इसमें डिज़ाइन किया गया है। टेबल, चार्ट, ग्राफ, जो इन्फोग्राफिक्स, मैप, ये सब इंक्लूड किया गया है, जिससे ये ई बुक बेस्ट बन जाती है। आपके बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, अभी लेखपाल का भी वैकेंसी शो हो गया है, तो आप जो है लग जाइए और 2026 में अपना कोई ना कोई सिलेक्शन ले करके रहिए। 2025 में बहुत सारे स्टूडेंट ने एमजेटी एजुकेशन से पढ़ाई करी, एमजेटी एजुकेशन के कंटेंट को कंज्यूम किया और सिलेक्शन लिया। अब आपकी बारी है, फटाफट से लग जाइए और इस ई बुक को आप एमजेटी ऐप से जाकर प्राप्त कीजिए। बेस्ट ई बुक सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। जो ऐप से नहीं लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप से लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप से यूपीआई के माध्यम से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, उस पर व्हाट्सएप कीजिए और यूपीआई के माध्यम से आप ले सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वैकेंसी से रिलेटेड या बाकी चीज़ों की, वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर भेजी जाती हैं, तो आप वहाँ से पता लगा पाएंगे क्या आ रहा है, किसका एग्जाम डेट है, क्या वगैरह। ठीक है, चलिए अगला, एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला, यानी एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए। तो एसबीआई के नए अभी प्रबंध निदेशक बने हैं रवि रंजन। देखो, एसबीआई हो, एलआईसी हो, आरबीआई हो, ये सब जो बड़ी बड़ी भारत सरकार की संस्थाएं हैं, एंटिटी है ना, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है या एक गवर्नर होता है, मेन वाला पद। उसके बाद कम से कम चार एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। एलआईसी में भी हैं, आरबीआई में भी है, इसमें भी है, एसबीआई में भी। ऐसे ही 4 एमडी में से एक है रवि रंजन, जिनकी नई नियुक्ति अभी हुई है दिसंबर 2025 में। तो अब केंद्र सरकार के अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी सीए के द्वारा इनको, एसीसी के द्वारा इनको नियुक्त किया गया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर। 30 सितंबर 2028 तक या अगले आदेश तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। और एसबीआई की अगर बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप जानते हो 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और चल्ला श्रीनिवासनु शेट्टी ये इसके अध्यक्ष हैं, सीएस शेट्टी। ठीक है, ये कुछ और नियुक्तियां हैं, जैसे जावेद अशरफ को भारत का व्यापार संवर्धक संगठन आईटीपीओ का अध्यक्ष बनाया गया है। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस बने हैं। असीम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पहले व्यक्ति बने हैं। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट बनी है। रक्षित हरग्वे ये ब्रिटानिया के एमडी सीईओ बने हैं। शेखा नासिर अल नवेस यूएन के पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष होंगे। और विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। रोड्रिगो पॉज बोलीविया के राष्ट्रपति और कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी बने हैं। चलिए, ये कुछ और सचिवों की नियुक्तियां हैं, इनको आप रिवाइज कर सकते हैं। प्रमुख सचिव हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा रिवीजन पॉइंट भी आपको दिए जाएंगे वीडियोज़ में, है ना, जो इस क्वेश्चन से हटके होगा लेकिन आपके लिए रिवीजन पर्पज से इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, आज का टास्क है आपके लिए ये, आप रिवाइज कीजिए। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। वित्त सचिव अरुणीश चावला। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखना, पूछा जाएगा। गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। और इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं संदीप पुंडरिक। विक्रम मिश्री विदेश सचिव हैं और सलीला श्रीवास्तव स्वास्थ्य सचिव हैं वर्तमान में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन,
स्टैनफोर्ड के एआई वाइब्रेंट इंडेक्स में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा। देखो वीडियो हो सकता है 2-3 मिनट आगे चली जाए, लेकिन पॉइंट्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, कंटेंट बढ़ता जाएगा। आप अगर इसके लिए सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा इसको लेकर के कि क्या ये बढ़ाना चाहिए कि नहीं, आपका रिवीजन करवाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, चलिए स्टैनफोर्ड के एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा। तो भारत है तीसरे स्थान पर आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। ठीक है, तो आप ये इंडेक्स देख पाओगे, यूएसए यहाँ टॉप पर दिख रहा है, चाइना दूसरे पर और इंडिया का स्थान तीसरे पर है। इंडिया को 21.59 का स्कोर मिला हुआ है। ठीक है, मैट्रिक्स में। तो अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसने ये रैंकिंग जारी की है एआई के वाइब्रेंसी इंडेक्स में, कि मतलब ग्लोबल में एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन कितना प्रकार से एडॉप्शन कर रहा है, कितनी तेज़ी से। तो 2024 में भी तीसरे स्थान पर आया है, 2023 में 7वें पर था, तब से तीसरे पर ही है। क्योंकि आप देख रहे हो दूसरा और तीसरा वाला, पहला और दूसरा वाला कितना ज़्यादा गैप है। भारत तभी भी यहाँ पर आया हुआ है कुछ काफ़ी हद तक स्कोर करके, और नहीं तो पहले तो 7वें पर था, फिर यहाँ पहुँचा है। चाइना को पीछे करना इतना आसान नहीं होगा, और अमेरिका का तो अभी नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि अमेरिका ही शुरुआत किया है समझ लो एक प्रकार से एआई वगैरह का, है ना। 1885 में स्टैनफोर्ड की स्थापना हुई थी। 1891 में क्लासेस शुरू हुई इसकी, कैलिफोर्निया में है, यूएस का ये यूनिवर्सिटी है। कुछ और इंडेक्स हैं, इनका रिवीजन करेंगे। जैसे एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे पर आता रहा है, कई बार से आ रहा है। विकास के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक में 36वें पर है। गैलेप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में 66वें पर है। डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में हम लोग 38वें पर हैं। वैश्विक नवाचार ग्लोबल इनोवेशन ये पूछा जाता है, वैश्विक नवाचार में हम लोग 38वें पर हैं। विश्व प्रतिभा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में हैं 63वें पर। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता यानी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पूछा जाता है, इसमें हम 41 पर हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरे पर। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें 115 पर है, इंपॉर्टेंट है। वैश्विक सतत विकास SDG ये भी पूछा जाएगा, क्योंकि पहली बार भारत टॉप 100 में शामिल हुआ है, एंट्री किया है, 99 पोजीशन पर है। ठीक है, अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूर किए गए परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 का शीर्षक क्या रखा। तो देखिए अभी संसद का सत्र चल रहा है ना, विंटर सेशन चल रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे बिल आ रहे हैं रोज रोज। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक 2-3 दिन में धीरे धीरे करके सारे बिल कवर कराए जाएं जो जो नए नए आ रहे हैं। तो देखिए अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु ऊर्जा विधेयक पेश किया है संसद में, और उसका नाम चेंज करके किस नाम से रखा है, शांति बिल। ठीक है, शांति बिल याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। तो शांति बिल होगा ये, और नया बिल है, कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ कर दिया है, मतलब अब परमाणु जो क्षमता होंगे, जो परमाणु रिएक्टर वगैरह हो गए, उसमें प्राइवेट कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। पहले ये गवर्नमेंट ही कर सकती थी, गवर्नमेंट की ही एंटिटी हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें शांति बिल ला करके अप्रूवल दे दिया है। शांति मतलब सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इससे क्या होगा, इससे बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट होगा और प्राइवेट एंटिटीज़ आएंगी, एंट्री मारेंगी, और उसके बाद भारत का जो न्यूक्लियर प्रोडक्शन है न्यूक्लियर एनर्जी का, वो और तेज़ी से बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर पावर जब एनर्जी सोर्स बढ़ेंगे तो भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट तक का परमाणु एनर्जी का क्षमता होना, वो मिल पाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी की खास बात ये होती है कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होती, ख़त्म होती है लेकिन जल्दी नहीं होती है। ठीक है, बहुत मतलब इसका लंबे समय तक चलता है, तो इसलिए न्यूक्लियर पावर्ड चीज़ें बनाने पर फोकस है, मतलब कि एनर्जी सोर्स बनाने पर फोकस है। अगला, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ। तो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आप जानते हो राजस्थान में हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका अब समापन हो चुका है। तो राजस्थान में जो आयोजित हुआ, देखिए पहली बार राजस्थान में हुआ था, और इसका जयपुर में आयोजन किया गया। 4000 प्लस एथलीट यहाँ पर शामिल रहे। ठीक है, तो नवंबर 2025 में हुआ। अब इसमें मेडल टेबल पे आई है, मतलब कौन जीता है। तो खेलो इंडिया चूँकि यूनिवर्सिटी गेम था ये, तो यूनिवर्सिटीज़ के बीच में था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हर बार की तरह एक बार फिर से टॉप मारी है। 42 इसके गोल्ड हैं, 14 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 67 मेडल आए हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के 32 गोल्ड है और 78 टोटल मेडल के साथ दूसरे पर है। तीसरे पर गुरु नानक यूनिवर्सिटी है, 32 इसके भी हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट देखोगे आप ना, तो ये टॉप 3 जो है ये ऊपर नीचे करके रहते ही हैं बराबर पे ही। ठीक है, इन दोनों यूनिवर्सिटी गेम्स में। खेलो इंडिया की शुरुआत 2020 से हुई थी। पहला वाला हुआ था उड़ीसा में, पहला संस्करण पूछा जाएगा 2020 में हुआ था तब, और अभी ये 5वां संस्करण है। ठीक है,
अगला, हाल ही में राजकुमार गोयल इन्होंने किस पद की शपथ ली? तो राजकुमार गोयल जी ये अभी बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है सीआईसी का। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन इनको नियुक्त किया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त। आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार इनको नियुक्त किया गया है। आरटीआई एक्ट आपको याद हो 2005 में जब आया था तो इसको पावर कितनी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति मात्र 10 रुपये का टोकन अमाउंट दे करके किसी भी विभाग के बारे में जो भी जरूरी जानकारी चाहता है वो सरकार से ले सकता है, उसका ये अधिकार होता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ये, सूचना का अधिकार अधिनियम। हाँ, इसमें कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़ करके आप सभी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कुछ जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं जैसे रक्षा से रिलेटेड जानकारी कुछ नहीं ले सकते हो कि कहाँ पर कैंप है या कहाँ पर कितने वो है, ये सब नहीं ले सकते हो। कुछ न्यायाधीश को लेकर के चीज़ें हैं तो मतलब, और कुछ जो गुप्त जानकारियां हैं जो नहीं बतानी चाहिए वो नहीं ले सकते हो। बाकी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन आप पूछ सकते हो और संबंधित जो अधिकारी होंगे या संबंधित विभाग होंगे उनको वो इन्फॉर्मेशन देना अनिवार्य होगा। ठीक है, आप देखते हो ना अक्सर पता लगाया जाता है कि कितने विभाग में कितने वैकेंसीज खाली हैं, रेलवे में या यहाँ पर कितनी वैकेंसीज खाली हैं वगैरह वगैरह, ये सब इसी के तहत होता है। 1990 बैच के आईएएस हैं राजकुमार गोयल जी, 15 दिसंबर को अपना पद धारण किए। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में भी ये कार्य कर चुके हैं। मुख्य सूचना आयुक्त का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2025 पुरस्कार प्रदान किए? तो ये 14 दिसंबर 2025 को अवार्ड दिया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना 14 दिसंबर को, तो उसी दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिया गया है। इसका उद्देश्य था कि ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो 11 लाख विश्वविद्यालयों के 83 लाख से अधिक छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। राज्यवार अगर विजेताओं को देखा जाए तो इसमें कई सारी कैटेगरीज बनाई गई थी। तो जैसे ग्रुप 1 में, समूह 1 में कर्नाटक को पहला पुरस्कार, महाराष्ट्र को द्वितीय पुरस्कार मिला था। समूह 2 में आंध्र प्रदेश को पहला, तेलंगाना को दूसरा। समूह 3 में केरल पहला, समूह 4 में असम पहला। ऐसे ऐसे अवार्ड मिले थे चंडीगढ़ वगैरह को। ठीक है, अगला, नवंबर 2025 महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? तो आप जानते हो 2021 जनवरी से हर महीने आईसीसी के द्वारा एक महिला और एक पुरुष खिलाड़ी को आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। तो आईसीसी का नवंबर 2025 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं शेफाली वर्मा। अभी आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था जब महिलाओं का, तो उसको भारत ने जीत लिया है। उसमें उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। फाइनल मैच में भी ये हीरो रही थी एक प्रकार से, है ना, विमेन ऑफ द मैच बनी थी। तो इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया नवंबर के लिए। और एक पुरुष को भी दिया जाता है। तो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मेंस के लिए सिमोन हार्मर को दिया गया है जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है, स्पिनर हैं। तो इन दोनों को अवार्ड ये दिया गया है इस महीने के लिए। आईसीसी आप जानते हो 1909 में स्थापना हुई थी, दुबई में हेडक्वार्टर है। जय शाह इसके अध्यक्ष हैं और संजोग गुप्ता इसके सीईओ हैं। ठीक है, रिवीजन करते रहना। चलिए, ये आप देख लो कि आईसीसी के द्वारा कैसे आयोजन वगैरह कराया जाता है। जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया और श्रीलंका उसका होस्टर था। 2 नवंबर को फाइनल हुआ, भारत इसको जीता है और फाइनल मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को ही हराया था। इंडिया जीत गया है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा बनी थी और टॉप रन स्कोरर लौरा वाल्वरेट बनी थी साउथ अफ्रीका की। सबसे ज़्यादा विकेट दीप्ति शर्मा ने लिया था। दीप्ति शर्मा विमेन ऑफ द सीरीज बनी थी। प्लेयर ऑफ द फाइनल जो है शेफाली वर्मा बनी थी। ठीक है, तो ये था, भारत ने पहली बार मेडल जीता था। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई जिसके अवसर पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि 15 दिसंबर को होती है और अभी 75वीं पुण्यतिथि इनकी मनाई गई है। इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं हम लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ही मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और जो कि दुनिया की अभी वर्तमान तक हाईएस्ट मूर्ति है, केवड़िया गुजरात में स्थित है। बाकी 31 अक्टूबर को ही पुण्यतिथि होती है इंदिरा गांधी जी की, ये भी याद रखना। तो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। 1928 में बारडोली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और भारत रत्न इनको 1991 में मिला था मरणोपरांत। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। अभी रुकिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे रहा हूँ। ये वो लिस्ट है जिसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितने भी महापुरुषों से संबंधित दिवस होते हैं उनसे रिलेटेड ये
कौन कौन से दिवस किसके नाम पर मनाए जाते हैं, पूरी लिस्ट है, आप देख डालिए एक बार सरसरी निगाह में। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक है, ठीक है, वीडियो पीछे करके ले लीजिएगा, तो ये आप ले सकते। बाकी पीडीएफ आपको इसको रात को 9 बजे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से भी जाकर स्क्रीनशॉट ले लेना। ब्रह्मास्त्र बुक अभी जाओ लो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, क्लिक कीजिए, जाइए इसको परचेज कीजिए। ये हर एक एमजीटी के स्टूडेंट के पास होना चाहिए, ठीक है, ब्रह्मास्त्र, वरना फिर मत कहना कि क्वेश्चन कहाँ से आए। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। 2025 में गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन पुरस्कार किसने जीता, आलिया भट्ट ने जीता। आज आपको क्या बताना है, आज बताना है किस राज्य ने पगड़ी सिस्टम को खत्म किया। दूसरा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया है। दोनों ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो बताए गए थे, आप कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और शेयर जरूर कर देना वीडियो आज।